So, hello friends. Thank you so much for coming on Health Commune Podcast. हेल्थ कम्युन पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्थ केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही सटीक वे में और बहुत ही अच्छी और जेन्यून वे में फ्रॉम एक्सपर्ट आपको प्राप्त किया जाता है, जो आप वहां से गैदर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वॉट एवर द इंफॉर्मेशन हियर द एक्सपर्ट्स आर प्रोवाइडिंग आर जेन्यून एंड साइंटिफिकली बैक्ड अप। सो this is a very genuine podcast related to healthcare and disease and therapy related information. तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अस्थमा के ऊपर। सो अस्थमा एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होता है। हम लोगों ने इधर मूवी में देखा है या टीवी में देखा है या किसी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हम लोग को काफी सारी चीजें पता है, लेकिन वो चीजें सही है या गलत है, वो मिथ है या फैक्ट है, और उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि हमारे दिमाग में हर बार संदेह रहता है। लेकिन आज आज हम लोग एक ऐसे गेस्ट को बुला रहे हैं तो ये फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है, जो काफी साल से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर कनिष्का कुमार, और वो काफी साल से सीओपीडी और अस्थमा रिलेटेड बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। एंड ये ना सिर्फ पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं और ट्रीट करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर्स को टीच करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और उन्होंने मोर देन 100 नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप्स एंड गैदरिंग में डॉक्टर्स को ट्रेन एंड एजुकेट किया है। नॉट ओनली दैट, उनके पब्लिकेशंस मोर देन 12 जर्नल्स इंटरनेशनल एंड लोकली पब्लिश किए हैं। एंड ही रिसेंटली वॉन एन अवार्ड एज अ यूथ आइकॉन इन 2023। सो आज के अस्थमा रिलेटेड टॉपिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कनिष्का कुमार को। सो वेलकम डॉक्टर कनिष्का कुमार, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस इंफॉर्मेटिव टॉक फॉर आवर पेशेंट्स। थैंक यू मौलिक। आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। मैं फिलहाल सीनियर कंसल्टेंट पोजीशन पे मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में काम करता हूँ। एंड आपने सही कहा कि मैं काफ़ी सारे एस्थमा और सीओपीडी रिलेटेड पेशेंट्स देखता हूँ। उसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आमतौर पे देखते रहते हैं। बट आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो एस्थमा होगा, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली देनी पड़ती है, वो आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। सो इवन इफ 1 or 2 पेशेंट्स गेट्स बेनिफिटेड, तो हमारा ये पर्पस पूरा होता है पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much, Dr. Kanishka Kumar. And I completely agree कि you are very busy and I am really very thankful to you कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाला हमारे पेशेंट्स के लिए, सोसाइटी को वेलबींग करने के लिए और अच्छी से लाइफ को और कुछ एडवाइस देने के लिए। सो मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा। मुझे पता है आप डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हो, लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस होंगे आज ये पॉडकास्ट के लिए वो बहुत ही बेसिक और पेशेंट्स के एंगल से पूछूंगा, तो सारे पेशेंट्स रिलेट कर पाए और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ग्रास रूट लेवल से मिले। सो दैट्स आवर गोल इज एंड वी वुड लाइक टू गो हेड। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई बंदा गांव से आता है या ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और ज्यादा साइंटिफिक और मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता नहीं है, उनके लिए अस्थमा क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि एस्थमा इंडिया में अराउंड, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें, 2 से 3% लोगों को एस्थमा अभी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडर डायग्नोज्ड होंगे, जिनकी डायग्नोसिस हमें करना बाकी है। अगर हम बात करें घर परिवार में, तो कहीं ना कहीं दोस्त यार में हर किसी के रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा निकल जरूर आएगा जो इनहेलर्स यूज करता है। ये एक ऐसा टॉपिक आपने चुना है जो सबसे कनेक्टेड है, और इसके बारे में जानकारी जानना बहुत जरूरी है। एस्थमा क्या है? एस्थमा ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक हेट्रोजीनस डिजीज है, जिसमें सांस की नली रिस्पॉन्सिव होके, हाइपर रिस्पॉन्सिव होके सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने लगती है जिसकी वजह से सांस अच्छे से आती नहीं है। और जब सांस अच्छे से आएगी नहीं तो सीटी बजने की आवाज आएगी, खांसी होगी, सिक्रीशंस जो लंग्स के हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, चेस्ट टाइट जैसा फील होने लगेगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स होगी तो एस्थमा होने के चांसेस हैं। और इस डिजीज में जनरली हम कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो इनको बढ़ा देते हैं,
कुछ लोगों में ये कोल्ड हो सकता है, कुछ लोगों में ओबेसिटी हो सकता है, कुछ लोगों में कोई फूड एलर्जन हो सकता है, कुछ में पॉल्यूशन, कुछ में पॉलेंस। तो बहुत तरह की एलर्जीज, हर हर एक इंसान बहुत अलग है और हर किसी के अपने अपने ट्रिगर्स हो सकते हैं। और अस्थमा अगर है आपको इस सिचुएशन में, तो वायरल इन्फेक्शंस होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा कॉमन माना जाता है, अस्थमा बहुत बिगड़ भी सकता है। सो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने बताया कि भारत में ऑलमोस्ट 2 से 3% लोगों को अस्थमा है, कुछ डायग्नोस्ट है, कुछ अनडायग्नोस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, क्या ये अस्थमा का प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या स्टैग्नेंट है, या जैसे पोलियो अभी नाबूद होने की स्थिति में है, क्या वैसे ही ये कंट्रोल हो चुका है, या ये ज्यादा बढ़ रहा है? मुझे थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्थमा हम जैसे-जैसे साइंस डेवलप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम बहुत अच्छा डायग्नोसिस बना पा रहे हैं और ये कहीं न कहीं 30-40 मिलियन लोगों को अस्थमा है इंडिया में, वर्ल्ड में भी काफ़ी है। एंड उसकी डायग्नोसिस हम बना पा रहे हैं। सो साइंस तो ग्रो कर रही है, बहुत सारे न्यू मेडिकेशंस और न्यू थेरेपीज़ भी आ रही हैं। सो डेफ़िनेटली इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें आएँगी और बट जितनी अभी हमें मालूम है, उसके बारे में बे बे खुशी से मैं डिस्कस करना चाहूँगा और सब लोगों को अवेयर करना चाहूँगा। ये आपने अच्छा मुझे पॉइंट दिया डायग्नोसिस से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर थोड़ा मोर फोकस करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो बहुत ही बेसिक है, और शायद सारे पेशेंट्स को भी ये सारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफी सारी मिथ्स और फैक्ट्स है इसके लिए, कि अस्थमा टेम्पररी प्रॉब्लम है या परमानेंट प्रॉब्लम है, मतलब ये क्रोनिक डिजीज है या सालों साल तक चलने वाला डिजीज है? सो क्रॉनिक ही है, सालों-साल तक चलने वाली डिज़ीज़ है। अस्थमा का कोई बहुत हार्श वर्ड्स में मैं कहूँ तो कोई क्योर अभी है नहीं। बट येस, ये कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे भी हम हमें अस्थमा है और हमने दवाइयाँ अपने फिज़िशियन से ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उसके बाद हम एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, एवरीवन इन द वर्ल्ड समवेयर हैव एस्थमा। सो वो लोग अपनी प्रोफेशन जी रहे हैं, अपना स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो एस्थमा एक बहुत ही कंट्रोलेबल डिजीज है। बट यस, अगर हम बात करें इसके क्योर की, तो अभी इसका क्योर आया नहीं है, बट काफी मेडिकेशंस की वजह से कई सालों तक भी, या कई साल तो नहीं कह सकते, बट यस अभी तक जो रिसर्च स्टडीज हुई हैं, 1-2 साल शायद आपको एस्थमा मेडिकेशन की जरूरत ना पड़े, जिसको हम रिमिशन कहते हैं। Okay, nice. Thank you so much for proper explanation. Now I would like to move to the diagnosis part. उसकी जांच कैसे करते हैं? क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार जब लोग पेशेंट्स अस्थमा सुनते हैं या लोग अस्थमा सुनते हैं, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा एक फियर आ जाता है कि मुझे सांस की बीमारी है, या मैं मतलब कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज्यादा चलूंगा या स्टेयरकेस चढ़ूंगा, तो मुझे सांस की वजह से थोड़ा मैं बेहोश हो जाऊंगा, मर सकता हूँ, वैसी फीलिंग होती है। तो कभी कभार ये स्टिग्मा के थ्रू पेशेंट्स या लोग अस्थमा का डायग्नोसिस कराने के लिए थोड़ा डरते हैं। आप अस्थमा का डायग्नोसिस करते कैसे हैं, और क्या टेस्ट रहते हैं, और क्या प्रोसीजर रहती है, और कितना ये हार्श है या बहुत ही कॉमन है? हाउ डू यू लाइक टू इलाबरेट? मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसे समझाऊँगा ताकि आम लोगों को पता चल पाए। मुझे ध्यान रखना है कि मैं डॉक्टर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी इस वक़्त। सो अस्थमा के बारे में सबसे पहले जब मरीज़ आते हैं, तो हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री टेकिंग से सारी कहानी डायग्नोसिस की शुरू होती है। अगर वो कहते हैं कि ऐसा उनको बार-बार होता है, क्योंकि अस्थमा में ना कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे होते हैं। देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज। तो कोई पेशेंट अगर इस तरीके की हिस्ट्री दे रहा है, कुछ पेशेंट्स हैं जो अपने ट्रिगर पॉइंट्स बताते हैं कि ठंड होने की वजह से हमें हमें ये तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, या कोई कोई खाना खाने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है, बाकी हम दिन नॉर्मल रहते हैं, या फिर कोई डस्ट या पॉल्यूशन की वजह से अगर ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें वहां से शक पैदा करती हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरे करके एक बार देखते हैं टू कंफर्म कि अगर किसी को खांसी वगैरह है तो कहीं और कोई निमोनिया या कोई ऐसा कारण ना हो, उसको भी रूल आउट करना जरूरी होता है। उसके बाद हम पेशेंट्स के कुछ एलर्जी के टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उन लोग को एक स्पाइरोमेट्री ये परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, जिसमें फूकना होता है ज़ोर से। पूरी लंग्स की कैपेसिटी 6 सेकंड तक फूकना होता है, निकालना होता है हवा, तो उससे लंग्स की कैपेसिटी भी पता चलती है। फिर उसके बाद उनको एक नेबुलाइज़र देते हैं और फिर उस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं दोबारा, कुछ इंटरवल में 15 मिनट के आसपास में कर सकते हैं। तो फिर हमें देखना होता है कि जो पहले टेस्ट हुआ था और जो नेबुलाइज़र देने के बाद हमने या इन्हेलर देने के बाद हमने दूसरा टेस्ट किया कुछ समय के बाद, तो उसमें वॉल्यूम बदल रहा है कि नहीं लंग्स का। सो अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट पे बदल रहा है,
तो ये सीधा-सीधा हमें बताता है कि इस पेशेंट को रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी ज़्यादा है दवाई की वजह से, तो ये अस्थमा की तरफ हमें तुरंत ही इशारा करता है अगर कुछ सर्टेन अमाउंट वॉल्यूम चेंज हो रहा है और या फिर परसेंटेज में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये एक कहानी होती है जो अस्थमा के सीधी-सीधी डायग्नोसिस होती है, बट बहुत सारे वक़्त जब हम ये स्पाइरोमेट्री या ये डायग्नोसिस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबिलिटी आए और वो क्राइटेरिया मैच हो, बट स्टिल वो पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। सो क्लिनिकली देखना, उनकी बातें सुनना, कहानी को समझना और टेस्ट को थोड़ा-सा सहयोग में लेना, ये सारी चीज़ें मिला कर के हमें अस्थमा के बारे में बताते हैं। ओके। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा, जहाँ तक आपने प्रोसीजर बताई, वहाँ पे ना तो पेशेंट का ब्लड लेने की ज़रूरत है, ना तो यूरिन लेने की ज़रूरत है, ना तो कुछ भी बॉडी से कुछ पार्ट लेने की ज़रूरत है। तो बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ आउट ऑफ द बॉडी प्रोसीजर है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी को एलर्जी हो सकती है अपने पेट एनिमल से, डॉग से, कैट से, जो उनको पता ही नहीं है शायद। तो ये सारी चीज़ें, या जी। फिर घर में हाउस डस्ट माइट्स से, तो ये सारी चीज़ें भी अस्थमा फ्लेयर अप करती हैं। बट येस, ऑफ कोर्स इसमें कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स ऐसा करना की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ़ आप एक फूँक लगाएँ ज़ोर से, जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो फिर ज़रूर अस्थमा की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और उसी टेस्ट को ही दोबारा हम फ़ॉलो-अप पे 3 महीने, 6 महीने या साल भर में, जैसे भी हम पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करें। तो हमें पता लगता है कि येस, जब हमने ये अस्थमा का डायग्नोसिस बनाया था और उसके बाद जब दवाइयाँ देनी शुरू करी, तो फिर 6 महीने बाद, साल भर के बाद जब वो टेस्ट हमने किया, तो लंग्स की वॉल्यूम जो पहले थी, वो कितनी बढ़ के वापस आई है। परसेंटेज, सपोज किसी का 50% लंग FEV1 काम कर रहा है, लंग्स की कैपेसिटी अगर हम कंसिडर करें लेमैन वर्ड्स में, तो वो कितने बढ़ गई है। 55 हो गई है उनकी एज और हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से, 60 हो गई है या फिर कम हो गई है। तो कम हो गई है तो दवाइयाँ बढ़ाते हैं, और अगर बेटर हो गई है, सिम्टम्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स दवाइयों को कम भी करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। दिस इज़ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा श्योर। कि ये हुआ डायग्नोसिस का प्रोसीजर। हुँ, हुँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर पेशेंट्स को अगर अस्थमा है, तो हुँ, वो डायरेक्टली तो स्पायरोमेट्री या कोई टेस्टिंग के लिए नहीं आएगा। तो उसको खुद से या उसके फैमिली मेंबर्स के थ्रू सिम्पटम्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। तो कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह हुँ, से उनको ऐसा फील हो सकता है या ऐसा आइडिया आ सकता है हुँ, पेशेंट्स को शायद अस्थमा हो सकता है? क्योंकि एक बार उनको सिम्पटम्स जानेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, देन यू विल डायग्नोस। बट बिफोर दैट, फॉर अर्ली काइंड ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस एस्पेक्ट, वो कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो उनको कंसिडर करने चाहिए कि ये अस्थमा के रिलेटेड है? मौलिक, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, बिकॉज़ जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्यों हैं, हमें क्या हो रहा है, हम क्यों कहीं जाएँ या हमें जाने की ज़रूरत है, तब तक तो वो बात डायग्नोसिस तक पहुँचेगी ही नहीं। तो मेरे हिसाब से हम्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। अस्थमा के बहुत ही क्लासिकल सिम्पटम्स होते हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, तो उसको समझना भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। दूसरा, इसमें जो सिम्पटम्स की जो आपने बात की है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिम्पटम कॉफ़ की, क्योंकि साँस की नली जब सिकुड़ जाएगी तो सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाएँगे, और एलर्जेंस की वजह से भी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी साँस की नली की, तो खाँसी आएगी। खाँसी होगी, फिर चेस्ट, बट खाँसी के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्पटम ऑफ अस्थमा। एंड चेस्ट टाइटनेस होगा, जो मैंने कहा, कि ऐसा लगेगा कि छाती बहुत टाइट हो गई है, मैं साँस ले ही नहीं पा रहा हूँ या ले ही नहीं पा रही हूँ। तीसरा, साँस फूलना, ब्रेथलेसनेस, वो एक क्लासिकल सिम्पटम है कि सब कुछ ठीक, आप यंग हो, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल जब आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर बैठे हो या फिर ठंड लग रही है आपको, तो आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई। यू कैन हियर द व्हिस्लिंग साउंड, व्हिस्लिंग जैसी आवाज़ आ रही है, आप साँस डीप ले रहे हो तो सीटी बजने जैसी आवाज़ आ रही है। तो ये एक सारी क्लासिकल सिम्पटम्स होते हैं अस्थमा के। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको अगर है तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही मैं सबको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें अगर आप फ़ील कर रहे हैं, अपने आप में या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स को देख रहे हैं आप, भले ही वो इग्नोर कर रहे हो, बट इफ यू आर वाचिंग देम, देन प्लीज़ एडवाइस देम कि आप अपने नियर बाय फिजिशियन से मिलिए और फिर उसका प्रॉपर चेकअप कराइए। ओके। दिस गिव्स मी अ बेटर आइडिया एंड आल्सो द पेशेंट्स टू गेट अ बेटर आइडिया कि ये कौन से सिम्पटम्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से सिम्पटम्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगेन, पेशेंट्स के एंगल से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कफ का या थोड़ा रेस्पिरेशन का जो विस्लिंग साउंड करता है,
लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि सीजन्स बहुत चेंज होती रहती हैं, विंटर से समर, समर से मॉनसून, मॉनसून से विंटर। तो जब भी सीजन चेंज होती है, लोगों को या तो कफ होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है। तो हुँ, हुँ। काफी सारे लोग सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स फेस करते हैं ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन, ड्यूरिंग कोल्ड। तो जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, दैट इज कफ। तो पेशेंट्स आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कफ मेरे अस्थमा रिलेटेड कफ है, कि कोल्ड रिलेटेड कफ है, या कोई एलर्जी रिलेटेड कफ है। तो हुँ। उसको आइडेंटिफाई करने का कुछ प्रोसीजर है जो पेशेंट्स घर पे कुछ मतलब खुद से आइडेंटिफाई कर सके? वेल ऐसे आइडेंटिफ़ाई करना इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, ख़ास करके डॉक्टर्स के लिए जब इम्पॉसिबल है तो पेशेंट्स के लिए तो डेफ़िनिटली इम्पॉसिबल है। तभी ये सारे टेस्ट्स बनाए गए हैं मौलिक। बट हमारा काम है चीज़ों को अवॉइड नहीं करना। जैसे आपने कहा कि सीज़न्स बदलते हैं, ऑफ़ कोर्स विंटर अभी चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, एक्यूआई भी बहुत ख़राब हो गया है एंड वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत पीक पे हैं। बट एक चीज समझने की बात होती है जब इफ यू आर हेल्दी एंड फाइन, कंसिडरिंग मी एज हेल्दी एंड फाइन, जब मुझे अगर ये वायरल इन्फेक्शन होता है, देर विल बी स्लाइटली रनिंग नोज, थोड़ी सी खांसी होगी, बट आई विल बी एबल टू डू ऑल द डेली एक्टिविटीज विच आई डू। मतलब कि ये मैं हॉस्पिटल भी जा पाऊंगा, पेशेंट्स देख पाऊंगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं या जो भी हैं, आप जाएंगे और कर पाएंगे विद स्लाइट डिस्कम्फर्ट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको होंगी नहीं। बट यही चीज अगर किसी की लंग्स की कंडीशन खराब है, तो वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा फर्क है जो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी तबीयत पहले भी खराब होती थी बट स्टिल मैं अपना काम कर पाता था, या बाकी लोग भी कर पाते हैं, ऑफ कोर्स बहुत लोग कर लेते हैं, राइट? वी डोंट टेक लीव्स फॉर दैट। हम अब जरूरत है तो चलो ठीक है करना पड़ेगा, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। राइट, थैंक यू। लाइक आपने बहुत ही प्रॉपर वे में समझा है कि नॉर्मल कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन के कैसे सेपरेट करना है अस्थमा को, until and unless your physical activities, your daily routine is get affected. अगेन, कभी कभार कैसा होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो खुद को थोड़ा सेफ फील करते हैं। जब भी उनको ऐसा कफिंग होता है या अस्थमा रिलेटेड कफिंग है, सिम्टम्स है, तो वो ट्राई करते हैं कि इधर खुद से मेडिकल स्टोर के थ्रू कुछ मेडिसिन ले। अगर वो नहीं होता है, तो उसके बाद वो उनके फैमिली फिजिशियन या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स या एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाएं। उनसे भी कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद वो लोग रेफर करते हैं स्पेशलिस्ट को, जस्ट लाइक यू गाइस। तो मुझे ये जानना था कि इनके लिए कुछ एक्शन प्लान है कि वो इमीडिएटली आपके थ्रू आपके पास आ पाए। तो मेरा कंसर्न था कि उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो, और उनको बेटरमेंट और उनको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिल पाए। ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हर जगह पल्मोनोलॉजिस्ट है नहीं। तो ऑफ कोर्स नियर मतलब ठीक है, वी आर इन दिल्ली एनसीआर एंड ऑल, मुंबई बड़े शहरों में ऑफ कोर्स बहुत सारे पल्मोनोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम सारी सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। तो वहां पर वो नियर बाई डॉक्टर्स के पास जाए। सो उस डॉक्टर पे अब डिपेंड करता है कि उस एनालिसिस उस चीज़ को समझे, एनालाइज करे और फिर उनको रेफर करे कि नहीं नहीं ये तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए और आप उनके पास जाइए। तो जैसा आपने शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं डॉक्टर्स को भी टीच करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा वो काम कंप्लीट होता है कि उन लोग को भी एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाई जाए कि कौन से सिचुएशंस में आपको डॉक्टर्स को रेफर करना है। बट यस, अब दुनिया में अवेयरनेस कोविड के बाद खास करके पल्मोनोलॉजिस्ट को लेकर के काफ़ी आ गई है, जहाँ पे लंग्स की प्रॉब्लम को लोग समझते हैं। यस कि लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है या खांसी आ रही है तो हम डायरेक्ट पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं। बट आपके माध्यम से अगर मैं बहुत सारी जगह जहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है वहां तक पहुंच पाऊं, तो डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि खांसी, सांस फूलना, खांसी में ब्लड आना, या छाती में सीटियां, आवाज बजना, लंबे समय तक बलगम निकलना, खांसी रहना, चेस्ट टाइटनेस फील होना, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, ये तरह की चीजें अगर आप फील करते हैं तो डेफिनेटली आप सीधे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। बट यस ऑफ कोर्स किसी ना किसी फिजिशियन के पास ज़रूर जाइए, एंड आई एम श्योर कि धीरे-धीरे उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है, वो फिजिशियंस भी आपको डेफिनेटली सही रास्ता दिखाएँगे और पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू खुद डॉक्टर ना बने और डॉक्टर के पास जाए जो आपको सही गाइडेंस दे। दैट्स ट्रू। ओके, परफेक्ट। सो अगेन मैं एक पेशेंट्स के एंगल से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि
जब भी हम लोग ये अस्थमा रिलेटेड वर्ड सुनते हैं ना, तो काफी सारे कुछ सिमिलर वर्ड्स हमने कहीं पे पढ़े हुए होते हैं या कहीं पे सुने हुए होते हैं, जैसे कि एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी, लंग डिसीज। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या एलर्जी क्या है, अस्थमा क्या है, और सीओपीडी काइंड ऑफ वो आप किस तरीके से आप थोड़ा उनको समझा पाए हम्म। कि ये अस्थमा ये है, सीओपीडी ये चीज है, और एलर्जी ये है, तो उनको थोड़ा आइडिया है कि नहीं, हाउ दे कैन बी बेटर एजुकेटेड। सो एलर्जी से शुरुआत करते हैं। एलर्जी आपको यस। किसी भी एक चीज़ से हो सकती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे खुद भी एलर्जी है हाउस डस्ट माइट से, जो मैंने रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले डिस्कवर किया है, एंड इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब मुझे बहुत सिम्पटम्स होते हैं उसकी वजह से जब भी मैं बिग कारपेट एरिया में रहता हूँ। बट येस, मुझे अस्थमा नहीं है। सो ऑफ कोर्स एलर्जी और अस्थमा अलग-अलग हो सकते हैं, बट येस अगर आपको एलर्जी है तो उसके लिए स्किन प्रिक टेस्ट होता है। वहाँ पर आपके बहुत सारे एलर्जेंस जो कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन हाउस डस्ट माइट्स हैं, कुछ ग्रासेस होते हैं, कुछ पॉलेन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब की एक स्किन प्रिक टेस्ट होती है। तो जिसमें भी वो पॉजिटिव आता है उसके हिसाब से फिर सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी करके एक ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सो एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अस्थमा भी हो। नाउ अस्थमा, अस्थमा में आपका जो सांस का नली है वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ता है। अब वो ईओसिनोफिल्स हो सकते हैं या फिर कोई एलर्जी भी हो सकती है, जो आईजीई जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो वो एलर्जेंस जो अगर आपको हैं, तो हो सकता है कि वही आपका अस्थमा ट्रिगर हो। सो इसीलिए एलर्जी अगर आपको है तो ज़रूरी नहीं कि अस्थमा है, बट येस अगर आपको अस्थमा है तो हो सकता है कि किसी एलर्जन की वजह से अस्थमा हो, और उस एलर्जी को ट्रीट किया जाए तो अस्थमा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल भाषा में कहा मैंने। और तीसरा है सीओपीडी जैसी बीमारियां। सो एस्थमा और सीओपीडी बहुत ही सिमिलर लुकिंग लगते हैं, बट इसमें एक स्लाइट डिफरेंस कह सकते हैं कि सीओपीडी, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, वो जनरली जो पेशेंट्स होंगे वो ओल्ड एज में होते हैं। बट एस्थमा यंग एज, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखिएगा, ओल्ड एज में भी हो सकता है, बट यंग एज में सीओपीडी नहीं होगा। सीओपीडी के जो पेशेंट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी बहुत लंबी, काफी लंबे समय से स्मोक कर रहे होंगे, वो काफी दुबले पतले दिखते होंगे क्योंकि काफी समय से वो सांस के लिए जब फाइट करते हैं तो उनकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से वो इतने ज़्यादा यूज हो जाते हैं मसल्स, और वो खाना अच्छे से अगर ना खाए तो बहुत ही पतले लीन दिखने लगते हैं। आगे की तरफ झुक के बैठेंगे सांस के लिए, एक ट्राइपॉड फैशन में ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठते हैं ताकि सांस इजीली आए। और जो लंग्स की पीएफटी जो मैंने कहा था स्पायरोमेट्री टेस्ट में, उसमें काफ़ी वेरिएशन अलग तरीके की अस्थमा में होगी और सीओपीडी में। बट जनरली कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर अस्थमा और सीओपीडी एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सपोज कि किसी को सीओपीडी स्मोकिंग की वजह से हो गया है ना, या फिर कोई अगर कहीं पे काम कर रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत सारे नॉक्सियस पार्टिकल एंड गैसेस हैं वहां पर जिसकी वजह से सीओपीडी हो गया, बट उसको एलर्जन भी है, अस्थमा भी है, सो दे बोथ कैन को एग्जिस्ट। और जैसे जैसे मैं काफ़ी सालों से इनकी हर साल गाइडलाइंस आती हैं इनकी, हम लोग अपडेटेड गाइडलाइंस पढ़ते हैं, तो इसमें हमने यही नोटिस किया है कि धीरे धीरे जो अस्थमा और सीओपीडी के ट्रीटमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते जा रहे हैं। कुछ बायोलॉजिकल्स जो पहले सिर्फ अस्थमा में दिए जाते थे, अब उनकी स्टडी सीओपीडी में भी की गई है और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो अस्थमा और सीओपीडी एक अलग बीमारी है ऑफ कोर्स। इस वक्त दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही मानेंगे, स्लाइटली सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम। तो वो दोनों में भी डिफ्रेंशिएट करना हिस्ट्री की वजह से कि पेशेंट जो बताएगा आपको जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई है डिजीज की, और कुछ टेस्ट्स की वजह से हम उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये अस्थमा है या सीओपीडी। ओके, परफेक्ट। आपने एक पॉइंट यहाँ पे टच किया कि अस्थमा और सीओपीडी स्मोकर्स के रिलेटेड ज्यादा बीमारी है, जो स्मोकर्स हैं, और एज के रिलेटेड भी है कि अस्थमा ओल्ड एज में ज्यादा होने का चांसेस है। तो नहीं, मेरा ये अस्थमा क्वेश्चन था अस्थमा यंग एज में होने के ज्यादा चांसेस है, बट ओके। ओल्ड एज में भी हो सकता है। सीओपीडी ओके, जनरली ओल्ड एज में ही होगा, या फिर अगर परफेक्ट। सीओपीडी किसी के यंग एज में है तो वो किसी जेनेटिक डिफेक्ट या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये सब तमाम सारी चीजों की वजह से हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये था कि ये जो अस्थमा है, तो जेनेटिक होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि शायद पेरेंट्स को है, हम्म। तो
उसके थ्रू बच्चों में होने के चांसेस कितने हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो चांसेस है कि नहीं है, अगर है तो कितने हैं? सो बेसिकली एस्थमा में कोई जेनेटिक टेस्टिंग होती नहीं है जिसकी वजह से ये पता चल पाए कि हाँ ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इनको एस्थमा हो सकता है। इस तरीके की कोई टेस्ट अभी है नहीं। बट यस, अगर अगर किसी पेरेंट को, सिंगल पेरेंट को एस्थमा है, तो 2 से 3% ज़्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों में एस्थमा होगा। और अगर दोनों पेरेंट्स को एस्थमा है तो वो रिस्क 6 to 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है कि उनके बच्चों को भी अस्थमा होगा। बट एज सच कोई जेनेटिक स्टडी इसके बारे में है नहीं। सो हमारे ऑडियंस को और पेशेंट्स को काफी सारी जानकारी मिल चुकी है अस्थमा के डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स के रिलेटेड। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाना चाहूंगा कि मेडिकेशंस। हम्म, तो अगर मेडिकेशंस की बात करें तो जनरली ओवरव्यू आप दीजिए कि कैसी टाइप्स की मेडिकेशंस अवेलेबल हैं अस्थमा के हम्म। लिए, और पेशेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उनको एज अ पॉजिटिवली हाउ दे कैन सी द ट्रीटमेंट अप्रोच कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, दे हैव प्रॉपर मेडिसिन टू टेक, एंड अगर वो लोग प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो प्रॉपरली उनके लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, अच्छी सी हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं, और वो कोई भी काम कर रहे हैं नो मैटर वो फिजिकली है या डेस्क इन्वॉल्व है, तो वो प्रॉपरली कर सकते हैं। तो मेडिकेशन में पहले क्या था, अभी क्या हुआ है, और नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है मेडिकेशन वाइज? सो एस्थमा के लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरी एस्थमा पेशेंट, नो नीड टू वरी एट ऑल। इसका प्रॉपर इलाज है। और मैं जो पहले कहा था मैंने इस बारे में कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, बिल्कुल आप नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं। बट यस, मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। तो वो मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशंस 5 स्टेप्स में जीना गाइडलाइंस की में हमारी बुक्स में लिखा है। तो कम इनहेलर डोजेस, कम इनहेलर में दवाइयाँ से लेकर के 3 दवाइयाँ एक इनहेलर में और कुछ एडेड मेडिकेशंस और एक बायोलॉजिकल इंजेक्शंस तक अस्थमा का ट्रीटमेंट है। इनिशियली हम सिर्फ एक इनहेलर से ही शुरुआत करेंगे। तो ये हम एसेस कैसे करते हैं कि कौन सा इनहेलर हमें देना है, कितने डोज में देना है, ये पेशेंट्स ही हमें बताएंगे कि उनको कितने सिम्टम्स हैं। एस्थमा कंट्रोल टेस्ट वगैरह होते हैं जो हम क्वेश्चन एक फॉर्म में बनाते हैं कि अगर उनकी एस्थमा जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम उनको वेल कंट्रोल्ड या पुअरली कंट्रोल्ड एस्थमा में काउंट करते हैं। और उस तरीके से जैसा उनका कंट्रोल है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। सपोज कि सारी दवाइयां देने के बाद भी और उनको कोई हार्ट की डिजीज नहीं है, ये कंफर्म हो गया है कि उनकी ब्रेथलेसनेस हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं है, अगर वो पेशेंट स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, सारी दवाइयां टाइम टू टाइम ले रहे हैं और सारी दवाइयां बहुत अच्छे से ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर एस्थमा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो फिर हम 5th स्टेप में एक बायोलॉजिकल इंजेक्शन होते हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि वो उस इंजेक्शंस को रेगुलरली लगाएं और फिर एस्थमा पे कंट्रोल हम पा लेते हैं। बिकॉज कि वो टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है इधर यूस्नोफिल्स के लिए या फिर आईजीई मीडिएटेड अगर एस्थमा है तो उसके लिए। सो डेफिनेटली इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू वरी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिष्का। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, अगर हमारा एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं और हमारे आसपास के जो चीजें हैं वो अस्थमा के पेशेंट्स को किस तरीके से इम्पेक्ट करती हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उस पर अगर आप थोड़ा आइडिया देंगे तो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो एयर पोल्यूशन ऑफ कोर्स एस्थमा को वर्सन कर सकता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एयर पोल्यूशन में, खास करके डीजल वगैरह से जो डस्ट निकलता है, वो पार्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो स्मॉल एयरवेज में लंग्स के अंदर अगर 2 माइक्रोमीटर से कम है तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। वो लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके जो आपकी एस्थमा है उसको और भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो मेरा यही सजेशन रहता है सब लोगों को कि आसपास के AQI को देख के ही अपने ट्रिप्स को प्लान करें। अगर वो अवॉइडेबल ट्रिप्स है तो उसको प्लीज आप थोड़े वक्त के लिए, जब तक AQI ठीक नहीं हो जाता, अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको अस्थमा है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि जो दिल्ली का AQI है वो बहुत ही
नेगेटिवली इम्पैक्टेड है। तो आपके लिए, आपके हिसाब से, जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपकी क्या एडवाइस है कि उन लोगों को क्या चीज का टेक केयर करना चाहिए, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से वो उनकी लाइफ बेटर कर पाए? राइट नाउ दिल्ली एनसीआर में, एज वी ऑल नो, दैट बहुत ही खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सो ऐसे कंडीशंस में अगर पॉसिबल है तो अपने ट्रैवल को अवॉइड कीजिए। घर में एयर प्यूरिफायर आप रख सकते हैं, विंडोज वगैरह क्लोज रख सकते हैं, एंड जितनी ज़्यादा सेफ्टी कर सकते हैं उतने रखिए। क्राउडेड प्लेसेस पे अगर आपको एस्मा है तो मैरिजेस वगैरह को भी अभी अगर आप कोशिश कर सकते हैं नहीं जाने की तो बेटर रहेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह पर भी नहीं जाइए, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में वायरल इन्फेक्शन होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। जनरली जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से पहले ही सवाल यही करता हूँ कि आप कोई फंक्शन या ट्रैवल करके आए हैं। सो मोस्टली उनका आंसर यस ही होता है। सो डेफिनेटली अगर ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं अस्थमा के, आपको एक्सरबेशन कर रही हैं और ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दे रही है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, तो प्लीज आप इन सब चीजों को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक बार आप एडमिट होते हैं, आपकी हेल्थ तो खराब होती ही है, मनी वेस्ट होता है, फैमिली भी सफर करती है। तो इन तमाम सारी चीजों से अगर बचने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़े तो आई विल ऑलवेज एडवाइज टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थेरापी के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो अस्थमा की जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली इनहेलर्स के थ्रू दी जाती है। तो काफी सारे लोगों को या काफी सारे पेशेंट्स या उनके केयर टेकर या लोगों को, लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि जो इनहेलर होता है वो एडिक्शन बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि, या आपके हिसाब से क्या इन्हें जो इनहेलर्स का जो ट्रीटमेंट है वो एडिक्टिव है या नहीं है? वेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, और ये सबसे बड़ा मिथ है कि इनहेलर्स एडिक्टिव होते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि एक बार अगर आपने डायबिटीज की दवाई शुरू कर दी तो जिंदगी भर लेना पड़ता है, आपने इनहेलर शुरू कर दिया तो एडिक्शन। एडिक्शन इसकी नहीं होती है। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में सबको कहना चाहूंगा, एस्थमा की कोई भी मेडिकेशन एडिक्टिव नहीं होती है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं इसको ले लेता हूँ नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एडिक्शन इज व्हाट, यही होता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं उसको लेके मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। इट्स नॉट अबाउट द अच्छी फीलिंग, it's about actually something is wrong in your lungs and airways। और उसको प्रिवेंट करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आप लें या तो ना लें। ना लें तो ऑफ कोर्स आपकी तबीयत ऑलरेडी खराब है ही, और लेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक है तो ये भी समझना जरूरी है कि ये क्यों ठीक है। ये इसीलिए ठीक है क्योंकि आप मेडिकेशंस रेगुलरली ले रहे हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं है। और जहां तक कि इसके जो जो भी ड्रग्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं के बराबर है, बिकॉज आप इस टैबलेट फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, मोस्टली इनहेलर्स के रूप में ले रहे हैं। और इनहेलर्स के रूप में ये इतने साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली प्लीज आप इसको समझिए, और आपके माध्यम से मैं यही सबको कहना चाहूंगा कि ये मिथ है और इसको जितनी जल्दी दूर करें उतना ही अच्छा है। मेरा अगला क्वेश्चन भी इनहेलर के रिगार्डिंग ही है। सो आपके हिसाब से व्हाट एंड व्हेन डू यू यूज एन इमरजेंसी इनहेलर? मतलब इमरजेंसी इनहेलर कब और कैसे यूज करना चाहिए? जब भी आप कोई कभी फिजिशियन से, एस्थमा पल्मोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो हमारे पास हम पेशेंट्स को जनरली ट्राई करते हैं कि उसकी डिजीज के बारे में समझाएं और एक रिटन एस्थमा एक्शन प्लान भी दें कि जब उनकी तबीयत खराब हो तो फिर वो क्या यूज करें। एक कंट्रोलर मेडिकेशन होती है और एक रिलीवर मेडिकेशन होती है। तो जब रिलीवर मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कंट्रोलर मेडिकेशन है वो तो आप रेगुलरली ले ही रहे हैं, रिलीवर की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको उस वक्त लेना होगा उस मेडिकेशंस को, और ले करके फिर आप अपने नियर बाई फिजिशियन से या हॉस्पिटल में जाकर के दिखाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जनरली हर प्रिस्क्रिप्शन में पल्मोनोलॉजिस्ट लिखते ही हैं कि जब बहुत तबीयत खराब हो जाए तो आप इस चीज़ को नेबुलाइजर फॉर्म में या इनहेलर फॉर्म में लें। सो थैंक यू डॉक्टर, आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कि इमरजेंसी इनहेलर को कैसे और कब यूज करना है प्रॉपर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे ना, तब एक मुझे टर्म सुनाई दी, एग्जासर्बेशन। तो शायद काफी सारे लोगों को ये टर्म पता नहीं होगी या उनके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है
जरा थोड़ा आम शब्दों में समझाइए कि एग्जैसर्बेशन है क्या और ये पेशेंट्स की लाइफ को किस तरीके से रिलेट करता है। सो एक्सेसरबेशन वो है जैसे कि अस्थमा है आपको, और वो एक लेवल और ऊपर चली गई जहां पर उसकी वजह से आपकी जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जिसकी वजह से शायद आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़े। सो एस्थमा का एक मेरे हिसाब से बड़ा रूप कह सकते हैं एक्सेसरबेशन को, अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। सो एस्थमा अटैक भी कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं। जनरली ये एक्सेसरबेशन होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन से या थोड़ा निमोनिया या किसी भी वजह से, जो पॉल्यूशन वगैरह जो हमने बातें करी उस वजह से ये हो सकता है। सो इसको हम एक्सेसरबेशन कहते हैं, और मुझे ये आप सबको बताना है कि ये जानलेवा भी हो सकता है। सो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी है कि काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है और काफी सारे पेशेंट्स या केयरटेकर या आम लोगों को भी ये एक डिलेमा रहता है कि अस्थमा का पेशेंट्स है तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने की वजह से उनकी सांस फूलने लगती है या बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, तो वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन काफी सारी कोमॉर्बिड कंडीशन भी ऐसी होती हैं जहाँ पे पेशेंट्स को डायबिटीज भी है, कुछ और हार्ट डिसीज भी है, और डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से, जैसे कि आप अस्थमा के एक्सपर्टीज हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं फॉर जनरल पीपल और फॉर द पेशेंट्स हु आर आइदर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और उनके कोई लव्ड वंस हैं जो अस्थमा से डील कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, कुछ पेशेंट्स में एस्थमा एक्सरसाइज की वजह से बढ़ जाता है, बिकॉज एक्सरसाइज में कार्बन डाइऑक्साइड हम हाफते हैं तो बाहर निकल जाता है, जो कि एक कारण होता है जो हमारे सांस की नली है उसको सिकुड़ने का, जिसको हम हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो एक्सरसाइज तो एक तरह से एक टेस्ट भी है हमारा एस्थमा को डायग्नोज करने का। अगर एक्सरसाइज की वजह से एस्थमा हो रहा है तो उसको मेडिकेशंस के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें ही ना। अगर आप जिम जाते हैं या आप फुटबॉलर हैं, आप क्रिकेटर हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो कि जो जिनको है अस्थमा और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जैसे आई थिंक एमा वॉटसन हैड अस्थमा, हरभजन सिंह भी इनहेलर यूज करते थे। सो देर आर मेनी नेम्स जो कि वेल नोन है सेलिब्रिटी में, जो कि अपना इनहेलर यूज करते थे, एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सबने इंडिया के लिए, और काफ़ी एंटरटेनिंग काम कर रहे हैं जो एंटरटेनमेंट की फील्ड में है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो डेफिनेटली देयर इज नथिंग लाइक दैट कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल इंसान जो भी कर सकता है वो हर कुछ कर सकता है, कर सकते हैं इन दवाइयों के सहारे। बट यस, रेगुलर मेडिकेशंस एंड फॉलो अप आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर, आपने ऐसा बताया कि जब भी कोई पेशेंट्स डॉक्टर के पास या आपके पास जब आते हैं तो पेशेंट्स के लिए कोई एक एक्शन प्लान होता है टू मैनेज द अस्थमा इन द डेली लाइफ। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये इतना जरूरी क्यों है और कब ये जरूरी होना चाहिए कि हर एक अस्थमा पेशेंट्स के लिए एक एक्शन प्लान हो टू मैनेज देयर डिजीज और मैनेज देयर डेली लाइफस्टाइल। रिटन एस्थमा एक्शन प्लान में हम ये डिसाइड करते हैं कि आप उनको समझाते हैं कि आपको एक्सेसरबेशन हो सकता है आगे, क्योंकि एक एक्सेसरबेशन अगर आपका हुआ तो दूसरा एक्सेसरबेशन होने के चांसेस भी उससे ज़्यादा होते हैं। अगर दो हो गए तो तीसरे होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ों के साथ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कौन से रिलीवर मेडिकेशंस यूज़ करेंगे, नियर बाई हॉस्पिटल्स क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए कि ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो उस पर आप अवेयर रहें। तो ये एक तरीके से फैमिली और पेशेंट के साथ बैठ के एक डिस्कशन और एक टाइम देना होता है फिजिशियन को, जिसमें हम सारी चीज़ें उनको समझाते हैं कि आगे आपके एस्थमा की ये सारी ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस हैं, ये सारी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर सिचुएशन खराब हो तो आपको क्या करना है, सिचुएशन अच्छी हो तो हम आगे क्या करेंगे। एक मिल के जो असेसमेंट है और उस असेसमेंट के हिसाब से जो मेडिकेशन है उसको एडजस्ट करते हैं, और फिर उसको हम फॉलो अप्स करते रहते हैं पेशेंट्स के साथ। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि अस्थमा शायद क्योर नहीं हो सकता अभी के हिसाब से, फ्यूचर में शायद ऐसी कोई ट्रीटमेंट आएगी
जहाँ पे क्योर हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो मैनेजमेंट इज द बेटर सोल्यूशन, और मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और अस्थमा जितना जल्दी डिटेक्ट हो पाए उतना बेटर रहता है। लेकिन मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपकी इतनी अच्छी जर्नी है पेशेंट्स को मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, थ्रू आउट योर प्रोफेशनल जर्नी, आपके हिसाब से या आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कोई क्वेश्चंस, ऐसे कोई केस स्टडीज आए हैं, या ऐसे कोई पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर कर पाओ कि उनका डायग्नोसिस लेट हुआ था बट स्टिल दे आर एबल टू मैनेज, और हाउ दे कुड एबल टू मैनेज देयर लाइफ with asthma despite of being diagnosis happened late? तो ऐसा कुछ अगर 2-3 केस भी शेयर कर पाओगे ना, तो हमारे पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, तो वो भी उनकी लाइफ के रिलेट कर पाए और मैनेज कर पाए उनके अस्थमा की सिचुएशन। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास कुछ केसेस जैसा पहले डिस्कशन हुआ था कि फर्स्ट टाइम नहीं आते हैं, काफ़ी लेट से आते हैं, जब बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ वो ले चुके होते हैं, कुछ वक्त बीत जाता है, फिर कोई उनको कहता है शायद कि आप यहाँ चले जाइए, तो वो फिर वहाँ पे आते हैं। सो ये सारे सिचुएशंस तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट यस कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको हम एस्थमा समझते थे बट वो एस्थमा थे नहीं, ये भी होता है। क्योंकि जब किसी को खांसी है और कुछ है और वो इनहेलर्स ले रहे हैं बट उनको एस्थमा होता नहीं है, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ती है। हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी चला गया हो लंग्स के अंदर, कोई आपने खाना खा रहा हो, कुछ हड्डियां चली गई हो जिसकी वजह से लंग ब्लॉक हो गया हो, ब्रोंकिएक्टेसिस जिसको हम कहते हैं आगे तब्दील हो जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट हाँ कुछ केसेस अगर एस्थमा की बात करें तो मैं दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स में हम एस्थमा मेडिकेशंस देते हैं और वो टाइमली लेते भी हैं। उनको सारी प्रॉब्लम्स हमने रूल आउट कर दी कि और किसी वजह से एस्थमा हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे होते। तो कुछ पेशेंट्स को हम उन पेशेंट्स को हम सीवियर एस्थमा बोलते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं बट होते हैं। उन पेशेंट्स में हम अब रीसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से रीसेंट जो दवाइयाँ रिसर्च आई हैं उसके हिसाब से हम बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगाते हैं। वो मंथली लगती हैं, बट हाँ वो हमेशा ही लगती रहती हैं। उसका कोई टाइम नहीं है स्टॉप करने का, और इंडियन सिनेरियो में ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो कई बार हम स्पेस कर देते हैं कि 1 महीने की जगह अब 3 महीने पे लगाएंगे, 4 महीने पे लगाएंगे, 1 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं हम वो एडजस्ट करते हैं बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली कि सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे ऐसे मरीजों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि अस्थमा की टॉपिक के ऊपर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं अपने कॉन्फ्रेंसेस में आजकल मैं बात करता हूँ वो है ईजीपीए। ईजीपीए एस्थमा वाले पेशेंट्स को होता है बट वो नज़रअंदाज हो जाता है क्योंकि वो मल्टी सिस्टम डिजीज है। तो कई बार आप एस्थमा ट्रीट करते रह जाते हैं, आप बायोलॉजिकल्स पे चले जाते हैं, बट उनको ईजीपीए इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस होता है। तो उसके सिम्टम्स को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम डॉक्टर्स को सिखाते हैं कि जैसे किसी पेशेंट में एस्थमा है, मेडिकेशंस ले रहे हैं, बट उनको स्किन में कुछ रैशेस होने लग गई और किडनीज में या शायद प्रॉब्लम आ जाए, बट जनरली रैशेस बड़े जल्दी दिख जाते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको होने लगा, जैसे पैर सुन्न होने लगा, ऐसा कुछ। तो वैसे सिचुएशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, स्किन वाले प्रॉब्लम्स की जगह स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, लंग्स की प्रॉब्लम ठीक है चल रही है, अस्थमा की ट्रीटमेंट चल रही है, वो चल रही है अपनी। सो बेसिकली हम अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि एक ही डिजीज है जो ये सारी मैनिफेस्टेशन कर रही है। तो उसमें अवेयरनेस ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके थ्रू देना चाहूंगा। डॉक्टर्स को तो खैर हम जितना हो सकता है वी डिस्कस विद देम, उनको भी पता है, बट जस्ट डिस्कशन करना होता है। तो वैसे कंडीशंस में अगर एस्थमा के साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये ना सोचें कि किसी दवाई की वजह से हो रहा है या फिर ये अलग बीमारी है। आप उस स्किन के लीजन की बायोप्सी कर लें, तो फिर वो क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ ये ईजीपीए है और इसकी ट्रीटमेंट एस्थमा से थोड़ी सी अलग होती है। उसके बाद वो सब कंट्रोल हो जाएगा, एस्थमा भी कंट्रोल हो जाएगा और जो आपकी ईजीपीए बीमारी है वो भी कंट्रोल हो जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस केस स्टडीज। तो काफी सारी चीजें जानने को मिली है पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को और जनरल लोगों को भी। और मेरा एक क्वेश्चन ये है, मतलब हम लोग एक अभी
ये पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं, तो मैं शायद थोड़े कुछ 1-2 सवाल ऐसे करूंगा कि काइंड ऑफ समराइज हो या आपके कुछ फाइनल की टेक अवेज हो। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 2-3 या प्राइमरीली इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेशेंट्स को टेक केयर करनी चाहिए, जस्ट ओनली काइंड ऑफ मास्टर things to remember or to take care for asthma patients? Only 2 to 3 things will be fine. So ऐसे 2 या 3 चीजें बताइए जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। वेल इस पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट हमने बहुत ही डिटेल में बात करी है शुरू से लेकर के एस्थमा के एंड पॉइंट से और बचे हुए ईजीपीए के बारे में भी बात कर ली है। टेक होम पॉइंट मेरा यही रहेगा कि अवेयरनेस इज द की। जितना अवेयरनेस हम फैलाएंगे उतना ही आसान हो जाएगा फिजिशियन के लिए और सारे पेशेंट्स के लिए। तो मेरा टेक होम मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कीजिए। आई नो सबको लगता है कि मैं इनएविटेबल हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, सो यंग एंड ऑल, बट दैट्स नॉट द केस। चीजें कब बिगड़ जाती हैं किसी को पता नहीं होता। तो अपनी बॉडी को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता, सो किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं फैमिली, सोसाइटी और फ्रेंड्स में, जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं लास्ट क्वेश्चंस नॉट ओनली फॉर पेशेंट्स के एंगल से, लेकिन जो केयर गिवर्स हैं, जो पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं, बहुत ही क्लोज है उनके साथ, तो आपके हिसाब से उनको क्या रखना, ध्यान में रखना चाहिए? ऐसे 2-3 चीजें बहुत ही जरूरी है जो उनको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, ताकि वो अस्थमा के पेशेंट्स का अच्छी तरीके से ध्यान रख पाए। क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स से ज्यादा अस्थमा के केयर गिवर्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अस्थमा के पेशेंट्स की लाइफ मैनेजमेंट के लिए। सो उनके एंगल से अगर आप कुछ 2-3 एडवाइस दे पाए ना, तो दैट वुड बी ग्रेट। अस्थमा के फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। तो वो एक बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सो ये मैसेज रहेगा कि उस डिजीज को आप भी समझिए, क्योंकि जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पेशेंट्स क्या गो थ्रू कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। क्योंकि फिजिकली तो चलो ठीक है, हम दवाइयां दे सकते हैं, बट मेंटली भी उनको मोटिवेटेड रखना और समझाना कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बस यू हैव टू टेक मेडिकेशंस, उनको सही समय पे मेडिकेशंस प्रोवाइड करना। अगर कोई ओल्ड है तो इनहेलर टेक्निक में हेल्प करना, समझाना कि आप ये गलत ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिजिशियन से मिलना, हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज कर दें, नेबुलाइजर्स पे कन्वर्ट कर दें। किसी को भूलने की बीमारी है, वो अपने इनहेलर्स भूल जा रहे हैं, उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं वो इनहेलर्स टाइम टू टाइम याद दिलाने में। अगर कोई इनहेलर भूल गया, ऑफिस चला गया, तो उन सारी चीज़ों को डॉक्टर्स को हाईलाइट करने के लिए बोलिए, ताकि वो इनहेलर जो 2 बार दे रहे हैं, वो कोई ऐसी इनहेलर लिखें जो सिर्फ 1 ही बार लेना हो। तो ये सारी चीज़ें जो अस्थमा के केयर गिवर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन। एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत ही अंडर वैल्यूड, मैं क्या कहता हूँ कि स्कोप इसका बहुत वाइड है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि सिर्फ बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगते हैं, एडल्ट्स को भी लगते हैं। अभी तो जैसे एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी किया है अपना जीएसके का वो शिंग्रिक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। ऐसे निमोनिया की वैक्सीनेशंस होती हैं जो हमारी गाइडलाइंस में है। अब आरएसवी ऐसी वायरस है जो सबसे कॉमन हो रही है पकड़ पर, उसकी वैक्सीनेशन है नहीं, बट ये निमोनिया वगैरह की वैक्सीनेशन लगाना, शिंग्रिक्स की वैक्सीनेशन लगाना, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन लगाना, कोविड की वैक्सीनेशन लगाना, ये सब बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर अस्थमा की केयर के लिए, जो कि डेफिनेटली फैमिली हेल्प कर सकती है उसको गो थ्रू करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जो भी पॉडकास्ट सुनने वाले हैं वर्चुअली। तो हम लोग आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर कनिष्का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना खुद का एक टाइम निकाला जस्ट फॉर हेल्पिंग पीपल, ताकि वो पेशेंट्स को, केयर गिवर को और लोगों को अस्थमा के लिए उनके डाउट सॉल्व कर पाए, या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही सटीक वे में, क्लियरली और with proper experience and knowledge along with the scientific backup शेयर कर पाए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो प्रॉपर हो, क्लिनिकल हो, और जो भी आप एक्शन प्लान बनाएं, जो भी पेशेंट्स या पीपल के दिमाग में
अस्थमा के लिए नेगेटिव बिलीफ्स है, मिथ्स है, उनको क्लियर करके जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो दे पाए। और उन्होंने जिस तरीके से डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ केस स्टडीज भी शेयर की है और कुछ रियल लाइफ एडवाइस भी शेयर की है, ताकि हम लोग ये अस्थमा का जो पेशेंट्स का जो लाइफस्टाइल है, नॉट ओनली अस्थमा के पेशेंट्स के लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, बट हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको अगर अस्थमा है या नहीं है, अगर नहीं है तो भी उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ डाउट ना हो, और अस्थमा के पेशेंट्स को भी प्रॉपरली मैनेज करके ओवरऑल सोसाइटी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाए और पॉजिटिविटी फैला पाए, उसी के हिसाब से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कनिष्का for that, and we will be coming with some new topic and new information on health related topics. So thank you so much, and keep following this channel and keep listening to this podcast. This will help us to bring you some new topics and new information for new podcast. So thank you so much. थैंक यू मौलिक, बहुत अच्छा आपने होस्ट किया एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए। एंड आपके क्वेश्चंस, आप बिकॉज आप नहीं होते तो ये सारे क्वेश्चंस जो कॉमन मैन के हैं जिनको समझना चाहिए वो आपके थ्रू ही समझ पाए। अगर वो नहीं आप पूछते तो शायद मैं मोनोलॉग में ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता। सो योर क्वेश्चंस वे सो टू द पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, very well hosted. Thank you so much for inviting again, and would love to see you again in next podcast.